अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद पता नहीं इसमें कितने। वालेकुम अस्सलाम। अपने माइक आपने म्यूट रखने हैं बच्चों। लेक्चर नजर आ रहा है सबको? यस मैम। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स पढ़े? बोन ट्यूमर्स किस किसने पढ़ा है? कि ईद में लगे हुए थे? मैम ईद की वजह से नहीं पढ़ा। अचानक से ईद हो गई थी, इस वजह से तैयारी नहीं हुई थी? मैम सब कुछ इतना अचानक हुआ था, चांद भी मैम अचानक रमजान दिखा, की ईद भी। इस दफा इन्होंने अचानक से ईद का ऐलान किया है ना। जी मैम 12:30 कि ना निकल सकें और ये लोग क्या कहते हैं, लॉकडाउन इनका जो है वो सक्सेसफुल हो। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनिए अभी। जी करवा जी दिया। जी, क्या कह रही हैं? क्या क्या बात है? मैम रोजा भी तो कज़ा हो गया हमारा। वो वैसे ही रख लेना चाहिए। नहीं, लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल 29 रोजे ही हुए थे, 30 नहीं हुए थे। इस दफा वैसे पूरा चांस था 30 होने का, लेकिन इन्होंने नहीं किए। 11:30 रात के, आधी रात को इन्होंने ऐलान कर दिया। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जो है खैरियत से हैं? कोई मसला तो नहीं, किसी किस्म का हेल्थ इशू किसी बच्चे को? जितने बच्चे यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं, बाहर तो नहीं निकलते आप लोग ज्यादा? वो मैम हम घर ही रहते हैं। कोशिश यही करनी है कि आप लोगों ने घर पे रहना, ताकि जो थर्ड वेव है ना, जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, आप इससे बच सको और अपने घर वालों को भी इससे महफूज रख सको। देखो ना, अगर आप बाहर निकलोगे तो आपके जो एल्डर्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं आपकी वजह से। हो सकता है आप एसिम्टोमेटिक हो और वो जो है उनको ज्यादा इफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो सबका ख्याल करना है। अच्छा बच्चों मुझे आप एक बात बताएं, जितना अभी तक हम लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का कवर किया पोर्शन, इतना आप लोग कितना पढ़ चुके हो? आप बुक से पढ़ रहे हो या नहीं? जो मैंने आपको बुक का लिंक भेजा था। यस मैम पढ़ा है हमने। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जैसे ही जी जैसे ही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम खत्म होगा, मैंने आपका फौरन से क्विज रख लेना है। अब क्विज का मैं यही सोच रही हूँ कि वो सिंपल क्विज ना हो, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। ठीक है, सिंपल जो क्विज होता है उसमें तो आपको पता है चीटिंग के चांसेस भी बहुत होते हैं, बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर लेते हो। और सिंपल वे में ना हो, कुछ ऐसा हो सिनेरियो बेस्ड हो सकता है, काफी डिफिकल्ट वाला, या फिर मैंने आपको जिस तरह से डायग्राम्स की लेबलिंग कहा था कि वो करनी आनी चाहिए, डायग्नोज करना आना चाहिए कि अगर एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स हैं तो ये किस डिजीज की फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने बुक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वाइवा में मैं सिर्फ लेक्चर्स नहीं पूछूंगी। मैंने आपको बुक का लिंक भेजा ही इसलिए था कि वो बुक छोटी सी है, कंसाइज फॉर्म में दी हुई है। जैसे अगर आप एनाटॉमी का देखो तो एनाटॉमी में कौन कौन पढ़ता था? बीडी जुरासिया पढ़ी हुई है बुक? पढ़ते थे बीडी जुरासिया?
एनाटॉमी में कौन सी नो बुक पढ़ते मैम, No, हमारी वो थी रिचर्ड एस स्नेल बुक थी हमारी एनाटॉमी की। पढ़ते थे? ठीक है। छोटी बुक जो होती है समटाइम्स वो बच्चे इसलिए भी पढ़ लेते हैं कि ताकि नॉलेज गेन कर सकें, और बड़ी बुक नहीं भी पढ़ी जाती। इसी तरह से फिजियोलॉजी में भी आप जो है, आपको कहा तो गाइडन के लिए जाता है, लेकिन वो भी एक बड़ी फुल फ्लेज बुक है। तो आप लेक्चर्स के अलावा बुक को प्रेफर इसलिए किया करो क्योंकि लेक्चर्स में बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है। आप ये समझ लो कि लेक्चर्स में जस्ट आपको हेडिंग्स ही दी होती हैं, उसकी कोई डिटेल प्रॉपर नहीं दी होती। एसएलई जैसे अगर आप कंपेयर करो, हमारा जो लेक्चर था सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस का, और वही अगर आप बुक देख लो, इनाम दानिश देख लो, तो वहां पे 6 पेजेस पे वो पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है बुक को पढ़ने की। बुक में कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ होता, ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छी सी हो जाती है, क्योंकि अब ये वो सब्जेक्ट है कि जो आपने क्लिनिकल साइट पे जाके इम्प्लीमेंट करना है। अब ये बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, बेसिक्स तो आप पढ़ चुके हो, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, जितने सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फार्माकोलॉजी भी चलें जो आपने पढ़ी है, फार्माकोलॉजी में भी आप ड्रग्स का इस्तेमाल तो कम करते हो, लेकिन फिर भी आपको नो हाउ हो गई। इसी तरह पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी आपको मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ये सब्जेक्ट इसलिए अच्छे से पढ़ना होता है क्योंकि इस सब्जेक्ट को आपने इम्प्लीमेंट करना है। साइंस एंड सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी डिजीजेज हैं। डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से डायग्नोस करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाई जाती हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होती हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। एक्सटर्नल वाइवा, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी वाइवा ले सकता है, मैं भी ले सकती हूँ, कोई भी वाइवा ले सकता है, सर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई भी पॉलिसी बन जाती होती है, आपने अपने माइंड में रखना है किसी तरह का भी एग्जाम आ सकता है, ठीक है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें। नाउ टुडेज और लेक्चर इज अबाउट बैक पेन। बैक पेन का मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि बैक पेन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ बैक पेन? मैम अगर हम फ्रीक्वेंटली यूज करें डिवाइसेस वगैरह, अक्सर होता है ना, जिस तरह हम कंप्यूटर लैब में भी काम कर रहे हो तो हमारी पोस्चर ठीक नहीं होता, तो उस वजह से बैक पेन हो सकती है। और क्या कॉजेज हो सकते हैं? मैम ज्यादा काम करने की वजह से, जैसे हाउस वाइफ अगर ज्यादा काम कर रही हैं घर में, उनको भी हो जाए। ठीक है, हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से, ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा, जैसे कोई मजदूर है और वो बहुत ज्यादा वेट बेयरिंग उसकी वो है वर्क है, तो उसमें क्या होगा, बैक पेन के इश्यूज हो सकते हैं। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किड्स में, छोटे बच्चों में अगर वो पोस्चर सही से नहीं बैठते, ठीक है, और उनकी डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, स्पाइन में स्कोलियोसिस हो जाता है, काइफोसिस हो जाता है, ओल्ड एज में भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बैक पेन की जो चेंजेस आती हैं, बैक पेन की कॉजेज में जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो एज रिलेटेड जो आप समझ लो कॉजेज है, वो क्या है, डिजेनरेटिव चेंजेस जो आ जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जो हमने पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह से अगर ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स को देखा जाए तो उसमें क्या होता है, विटामिन डी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ठीक है। इसी तरह अगर बोन्स की कोई और डिजीजेस हैं, ठीक है, अगर कोई मेटास्टैटिक बोन डिजीजेस हैं, बोन ट्यूमर्स हैं, ठीक है, या मसल स्पाज्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मसल्स का स्पाज्म हो गया, स्टिफनेस हो गई है, इसमें हम अभी एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, फाइब्रोमाइल्जियाज, ठीक है, दैट इज वेरी। हर्निया की वजह से भी हो सकता है, डिस्क हर्निया। और क्या हो सकता है? डिस्क हर्निया की वजह से भी हो सकता है। ये बिल्कुल रेफर्ड पेन्स होती हैं, आगे स्टमक में कोई इशू है, एब्डोमिनल पेन्स हैं, चेस्ट पेन्स है, वो पीछे रेडिएट कर जाती हैं, रेफर हो जाती हैं। इसी तरह से जो डायफ्रामेटिक पेन है वो समटाइम शोल्डर में अपीयर हो जाती है, चेस्ट पेन जो कि कार्डिक पेन होती है, ठीक है, वो भी पेशेंट को समटाइम जॉ में अपीयर हो जाती है, पीछे अपीयर हो जाती है, ठीक है, शोल्डर इफेक्ट हो जाता है, स्टमक की पेन बैक पे रेडिएट कर जाती है। तो बैक पेन्स के जो है वो बहुत सारे कॉजेज हैं, ठीक है। What is the definition of back pain? Can be defined as a pain of any nature felt in any region ranging from thoracic spine to the pelvis, ठीक है, thoracic spine से लेके नीचे up till pelvis जो पेन होती है उसको हम बैक पेन कहते हैं। जर्नली बैक पेन इज क्लासिफाइड एज मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। बैक पेन की कॉजेज में ट्रॉमा भी आता है, ठीक है, ट्रॉमा हो गया किसी पेशेंट को पीछे कोई बहुत स्टैबिंग, कोई स्टैब लगा है पीछे, कोई स्टैबिंग वुंड हो गया, ठीक है, ट्रॉमा हो गया है एक्सीडेंट्स की वजह से, बोन फ्रैक्चर्स की वजह से, ठीक है, या फिर डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स होती हैं, ठीक है, उनके प्रोलैप्स की वजह से, और समटाइम्स नर्व कंप्रेशंस हो जाती हैं, ठीक है, और ये सारी जो है वो कॉजेज हैं बैक पेन की। नाउ व्हाट इज द इंसिडेंस? बैक पेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द यूएस एंड यूके. It is estimated 50 to 80% of adults have experienced back pain at some point. In UK, 7% of adult population consult their GP with back pain each year. Means कि US and UK में क्या incidence है इसका?
इट इज अबाउट एस्टिमेटेड जो इसका वो है कॉमन प्रॉब्लम है एक तो ठीक है 50 to 80% ऑफ अडल्ट्स जो है एक्सपीरियंस करते हैं एट सम पॉइंट. Now, what is the etiology? There are different etiological factors, different causes of back pain. मैंने बहुत सारे आपने भी बताया, बहुत सारे मैंने बताए हैं. Nerve root compressions are very important. Nerve roots, जहाँ से nerve generate हो रही है, जहाँ से nerve के origin है, वहाँ पे compression अगर nerve में हो जाता है, due to inflammation, due to disc prolapse, due to bone fractures, due to metastatic bone tumors, ठीक है, कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, ठीक है, तो इन सब की वजह से नर्व रूट कंप्रेशंस अगर हो जाते हैं, या मैकेनिकल डैमेज और इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कंपोनेंट्स, और डीजनरेटिव और बोनी चेंजेस. डीजनरेटिव चेंजेस वही जो ओल्ड एज में डिजनरेशन होती है बोन्स की, ठीक है. साइकोजेनिक एंड रेफर्ड पेन्स होती हैं इन द लार्ज प्रोपोर्शन बैक पेन की, एंड लार्ज प्रोपोर्शन बैक पेन्स जो होती हैं वो इडियोपैथिक होती हैं. इडियोपैथिक मीन्स विदाउट एनी कॉज, कि कोई जो है आइडेंटिफाइड कॉज नहीं है और पेशेंट फिर भी बैक पेन के साथ प्रेजेंट करता है. स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या हो सकती है? मसल स्पाज्म एंड स्ट्रेन्स. मसल स्पाज्म हो गए, स्टिफनेस हो गई, स्ट्रेन्स हो गए, लिगामेंट्स, मसल्स, टेंडन्स में कोई टीयर्स आ गए, स्ट्रेच हो गया, ठीक है, स्टिफनेस हो गई, और ये सब जो है वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं बैक पेन्स की. इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ बैक पेन. ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको पता है 40 अबव बोन्स में जो डिजनरेटिव चेंजेस आती हैं, जो आर्थराइटिक चेंजेस आती हैं, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाती हैं बिगर बोन्स में, बिगर जॉइंट्स में, सॉरी, ठीक है, जॉइंट्स की जो डिफॉर्मिटीज होती हैं उससे भी समटाइम्स बैक पेन्स डेवलप हो जाती हैं. ऑस्टियोपोरोटिक कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस हुआ, बोन्स में डिजनरेशन स्टार्ट हुई ओल्ड एज में, कंप्रेशन की वजह से जो फ्रैक्चर्स डेवलप हो गए, दैट कैन लीड टू बैक पेन एंड ट्रॉमेटिक इंजरीज, ट्रॉमा की वजह से, ठीक है. नाउ स्पेसिफिक कॉजेज में इंपॉर्टेंट जो कॉज है दैट इज फाइब्रोमाइल्जिया. इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. साइक्रोआइलियाइटिस, स्पाइनल स्टीनोसिस, स्पाइनल कैनाल की नैरोइंग हो जाने की वजह से भी बैक पेन्स होती है. लैटरल रूट स्टीनोसिस, spondylolysis is a deficiency of pars inter articularis of neural arch, ठीक है. तो these are all the causes. Spondylolisthesis, vertebral body slips forward, intervertebral disc जो है वो अगर प्रोलैप्स हो जाती हैं, वर्टिब्रल बॉडीज में अगर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो दैट कैन लीड टू बैक पेन्स. रूमेटिक डिसऑर्डर्स, रूमेटाइड आर्थराइटिस, पोलीमाइल्जिया रूमेटिका, पेजर्स डिजीज. पेजर्स डिजीज में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से बोन की रिजॉर्प्शन हो रही होती है. स्कोलियोसिस, व्हेन देयर इज अ डिफॉर्मिटी इन द स्पाइन इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. पेन फ्रॉम ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ये जो हमने पढ़ा था बोन ट्यूमर्स में, ठीक है. रेफर्ड पेन फ्रॉम चेस्ट, एब्डोमिन और पेल्विस. अगर तो ओरिजिन जो है वो पेन का वो चेस्ट है, एब्डोमिन और पेल्विस, और पेन्स वहां से रेफर होके अगर बैक में चली गई, दैट कैन आल्सो लीड टू बैक पेन्स. प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब एब्डोमिन बहुत ज्यादा प्रोट्रूड करता है फीमेल पेशेंट्स में, तो पीछे बैक जो है, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है, उस पर एक स्ट्रेच पड़ता है, ठीक है, वो आगे को मूव करती है, बैक पेन्स होती है. पुअर पोस्चर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. किड्स में समटाइम्स, बच्चों में बैक पेन इसलिए भी होती है क्योंकि वो उनका पोस्चर्स जो है वो प्रॉपर नहीं होता, वो बहुत ज्यादा झुक के बैठते हैं, या प्रॉपर्ली वो चलने फिरने में भी पोस्चर जो है वो अपना बिल्कुल ठीक नहीं रखते, तो दिस इज पुअर पोस्चर. लाइफस्टाइल चेंजेस में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट कॉज ऑल्सो फॉर बैक पेन, ठीक है. दिस इज पार्ट्स इंटर आर्टिकुलरिस, दो आर्टिकुलर सर्फेसेस जो फेसेट्स होती है उनके दरमियान में ये जो पार्ट है, अगर यहाँ पे एक फ्रैक्चर डेवलप हो जाए, दैट इज स्पॉन्डिलोलाइसिस, ठीक है. और अगर इस फ्रैक्चर की वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन्स हो जाए, दैट इज स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि ये दो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं. नाउ दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉजेज ऑफ लोअर बैक पेन, इन्फ्लेमेटरी कॉजेज, injuries, cancer metastasis, bone diseases, mechanical causes. डिस्कोजेनिक मींस के डिस्क से रिलेटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है. ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस की वजह से फेल्ड बैक सिंड्रोम, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ बैक पेन.
आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, दिस इज अ जर्नल रिव्यू अबाउट बैक पेन, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर फाइब्रोमाइल्जिया हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट बैक पेन की कॉजेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कॉजेज कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट कॉजेज कौन सी है, कौन सी कॉजेज बैक पेन की जिसको आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है। कुछ बैक पेन की कॉजेज ऐसी हैं जिनको आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है, फौरन से इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट करना है। Now, what is epidemiology? Age of onset is spread relatively evenly from 16 years to early 40 years, gradually declines thereafter and is uncommon after mid-50s. This is very important. एज जो होती है बैक पेन की 16 ईयर से अप टिल 40 होती है, उसके बाद ये डिक्लाइन कर जाती है, उसके बाद बैक पेन इतनी नहीं होती और ये अनकॉमन होती है इवन आफ्टर 50s। इसीलिए अगर आपको किसी बच्चे में, बहुत यंग एज के बच्चे में बैक पेन मिलती है बिफोर 20, बिफोर 16, तो उसको आपने बहुत इमरजेंसी कंडीशन के तौर पर लेना है और फौरन से ट्रीट करना है। और इसी तरह अगर आपको 50s के पेशेंट में या अबव 50s में ये प्रॉब्लम मिलता है विद वेट रिडक्शन, अगर उसका वेट लूज हो रहा है, 50 अबव पेशेंट है और उसका वजन भी कम हो रहा है, ठीक है, तो भी आप उसको बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करेंगे, क्योंकि वेट लॉस जो होता है विद बैक पेन ओल्ड एज में मोस्ट लाइकली कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, बोन कैंसर्स हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में फीवर के साथ पेशेंट आया, अबव 50 है, ठीक है, फीवर के साथ प्रेजेंट कर और बैक पेन है, तो आप ऑस्टियोमाइलाइटिस का सोच सकते हैं कि बोन में कोई इन्फेक्शन हो सकती है। उसको भी आपने फॉरन एग्रेसिवली ट्रीट करना है, आपने इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, आपने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोमॉर्बिड कंडीशंस, एसोसिएटेड कंडीशंस हो सकती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ बैक पेन एसोसिएटेड हो सकती है और इसकी एसोसिएशन स्मोकिंग के साथ हो सकती है, हैवी वेट लिफ्टिंग के साथ। जो पेशेंट बहुत ज्यादा मैनुअल वर्कर्स होते हैं, मजदूर हैं जैसे, या बहुत ज्यादा जिनका हैवी वेट लिफ्टिंग का काम होता है, ठीक है, उसमें भी बैक पेन जो है वो कॉमनली एसोसिएटेड होती है। नाउ व्हाट इज शियाटिका? शियाटिका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट term to acknowledge, to understand, ठीक है। sciatica is basically a term used when there is pain in the whole course or whole pathway of the sciatic nerve, ठीक है। sciatic nerve जो जिसका के ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, ठीक है, वहां पे अगर sciatic nerve के ओरिजिन वाली साइड पे अगर ड्यू टू डिस्क प्रोलैप्स और ड्यू टू एनी फ्रैक्चर्स, ठीक है, अगर तो यहाँ पे नर्व कंप्रेशन हो जाती है, तो क्या होता है, पूरा जितना पाथवे है sciatic नर्व का, ये पूरा पाथवे जो है, यहाँ पे पेशेंट को जो है पेन फील होती है। इसका जो डायग्नोसिस होता है वो आप हिस्ट्री पे करते हैं। पेशेंट आपके पास आएगा और वो आपको कहेगा कि मुझे दर्द शुरू होती है कमर के निचले हिस्से से और एक टांग में आती है दर्द। दिस इज द टिपिकल फीचर, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ sciatica, ठीक है। sciatica refers to pain that radiates along the path of sciatic nerve which branches from the lower back through hips and buttocks and down each leg. Typically, sciatica affects only one side of the body. This is very important. पेशेंट को सिर्फ एक साइड पे दर्द होगी, यूनिलैटरल होगी ये दर्द, लोअर बैक से स्टार्ट होगी और होल लेग में ये पेन जो है वो आएगी। एंड दिस इज अ टिपिकल पेन ऑफ sciatica ड्यू टू compression of sciatic nerve. Clinical features of disc prolapse. This is very important. Commonest levels to be affected are L4, L5 and S1. This is very important. Disc prolapse is another important cause of back pain, and the most commonly affected sites are L4, L5 and S1. Muscular spasms can be profound, leading to scoliosis and restricted flexion. मस्कुलर स्पैज्म उस जगह पर इतना ज्यादा होगा कि पेशेंट जो है उसके मसल्स, पेशेंट जो है स्कोलियोसिस उसे डेवलप हो जाएगा, जो बेंडिंग हो जाएगी वहां से वर्टिब्रल कॉलम की, और फ्लेक्शन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, पेशेंट झुक नहीं सकेगा, ठीक है, ड्यू टू दिस प्रोलैप्स। मोस्ट पेशेंट्स रिपोर्ट शार्प बर्निंग, स्टैबिंग पेन रेडिएटिंग डाउन द लेग टू द फुट, ठीक है। मोस्टली पेशेंट्स इस तरह से भी प्रेजेंट करते हैं sciatica के पेन के साथ कि जहां पे sciatic नर्व का ओरिजिन है वहां पे अगर डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है तो कंप्रेशन ऑफ दिस नर्व कैन लीड टू sciatica एंड द पेन radiating down to the leg until foot. Pain is intermittent but made worse by activity, coughing, sneezing and straining. पेन जो है डिस्क प्रोलैप्स की वो बहुत ज्यादा एक तो वर्स होती है ऑन एक्टिविटी, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्ट्रेनिंग। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज पेन इज नॉट कंटिन्यूअस, पेन इज इंटरमिटेंट, थोड़ी थोड़ी देर के बाद दर्द होगी। पैरास्थीसियास डेवलप हो जाएंगे, सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी एट दैट पॉइंट ऑफ डिस्क प्रोलैप्स। मोटर वीकनेसेस डेवलप हो जाएंगी पेशेंट्स को, दिस इज ऑल अबाउट
Now the spinal disc herniation, basically this is intervertebral disc जो दो vertebra के दरमियान में होती है, and it is made up of outer portion, इसका जो है वो fibrous portion होता है, internal जो portion होता है that is nucleus pulposus, gel like material होता है. अगर तो कहीं से ये outer fibrous portion जो है वो deficient हो जाए, तो इस तरह ये gel like material जो है वो outward move करता है. This is basically disc prolapse and it can lead to compression of nerves here. Nerve roots जो होते हैं वो यहाँ पे compress हो जाते हैं and it can lead to back pains, paresthesias, and motor dysfunctions. ठीक है. Okay, specific muscles can be assessed for power to determine location of lesion. Quadriceps muscles, as you know, are supplied by L2, L3 and L4. अगर आपने disc prolapse को diagnose करना है तो आप quadriceps muscles की जो है वो power check करेंगे, ठीक है, in order to diagnose the disc prolapse at this site. ठीक है, L3, L4, S1 वाली साइड पे आप चेक करने के लिए quadriceps muscles की power को चेक करेंगे. Reflexes आप यहाँ पे perform करेंगे. Another important thing is straightening and raising of the contralateral leg. जो नॉर्मल लेग है उस साइड पे, अनअफेक्टेड साइड पे, जब आप लेग को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और स्ट्रेट करेंगे तो पेशेंट जो है वो पेन फील करेगा ऑन द contralateral side, and this is highly suggestive of disc prolapse. A central herniated disc may compress nerve roots of the chorda equina, resulting in bladder and bowel dysfunction, difficult urination and incontinence. Another important thing here is this is chorda equina, which is the lower part of the spinal cord. It is like बहुत एक pointed सा नीचे एक end होता है spinal cord का. यहाँ पे अगर cord prolapse की वजह से chorda equina, which is the lower part of the spinal cord, अगर ये affect हो जाए तो chorda equina basically is a part of the spinal cord which supplies the bladder and bowel and bladder. ठीक है, ये सप्लाई कर रहा होता है ब्लैडर को और इंटेस्टाइन्स को. लोअर बाउल जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको सप्लाई कर रहा होता है. तो कॉर्ड प्रोलैप्स अगर तो कॉर्डा इक्वाइना की साइड पे होगा तो पेशेंट्स को यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और उसकी बाउल हैबिट्स खराब हो जाएंगी. इस तरह से आप डायग्नोज कर लेते हैं दैट this prolapse is happened at the level of chorda equina. ठीक है, तो this is very important. Now what is the red flag for back pain? Red flag क्या होता है? What is red flag? What is the dangerous causes? What are the dangerous signs and symptoms for back pain? कि patient back pain के साथ आया, वैसे तो आप normally क्या करते हैं कि पेन किलर दे देते हैं, पेशेंट को पोस्चर ठीक करने का कहते हैं, एक्सरसाइजेस एडवाइस कर देते हैं. बट किन पेशेंट्स में आपने बहुत ज्यादा, आप ये समझ लो कि बहुत उसको एक इमरजेंसी के तौर पे लेना है और बहुत ज्यादा एक आप ये समझ लो कि बहुत सिवियरिटी के तौर पे उसको लेना है. अगर तो पेशेंट की एज अबव 50 है या अंडर 20 है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है तो आप कार्सिनोमा का सोचें. परसिस्टेंट फीवर है तो इसका मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पेशेंट जो है ऑस्टियोमाइलाइटिस उसको हो सकता है. या फिर अगर वो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स है, अगर वो एडिक्ट है, ठीक है, इंजेक्शंस लगाता है, ड्रग अब्यूजर है, ठीक है, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है बोन में. बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, बोन में इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो आपको पता है कि ब्लड सप्लाई वहां पे खराब हो जाती है, बोन मैरो जो है वो अपना जो है फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करता. तो दिस इज ऑल्सो एन इमरजेंसी टू ट्रीट ऑस्टियोमाइलाइटिस. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को आपने देखना है. यूरिनरी और स्टूल इनकॉन्टिनेंस, अगर ये यूरिनरी रिटेंशन डेवलप हो गई है, मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कॉर्डा इक्वाइना. कॉर्डा इक्वाइना जो है वो वहां पे उसकी कंप्रेशन हो गई है. ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमा अगर पेशेंट को हो गया बैक पे तो फौरन से आप इसको इमरजेंसी में ले जाओ, इसको ट्रीट करें. न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वीकनेसेस, अगर पेशेंट जो है आपके पास आया है, एक पेशेंट आया है और उसको वीकनेस डेवलप हो गई है, वो कहता है, उसका अटेंडेंट आपको बता रहा है कि इसको एक साइड पूरी जो है इसकी काम नहीं कर रही, फॉलिज का अटैक हो गया, वीकनेसेस डेवलप हो गई है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया, तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी. तो दीज आर बेसिकली द रेड फ्लैग फॉर बैक पेन. दीज आर बेसिकली द कंडीशंस जिसको आपने फौरन से ट्रीट करना है. बैक पेन ड्यू टू सम सीरियस डिजीजेस. These are some serious diseases जो बैक पेन कॉज करती हैं. प्राइमरी बोन ट्यूमर, सेकेंडरी बोन ट्यूमर, सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस, पेजर्स डिजीज, ऑस्टियोमलेशिया, स्पाइनल टीबी. स्पाइनल टीबी का मैंने आपको एक और नाम भी बताया था. व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ स्पाइनल टीबी? कौन बताएगा जल्दी से? पोर्ट्स डिजीज. कौन बच्चे, किसने बताया? ये महानूर आपने? महानूर आबिद ने? मैम मैंने. क्या नाम है? मलका आलिया? यस मैम. शाबाश, बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब है कि आपने वो लेक्चर पढ़ा था और सुना भी था ध्यान से. स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस का दूसरा नाम क्या है? पॉट्स डिजीज. ठीक है. Osteomyelitis is another important serious disease which cause back pain and cancers metastatic to bone. Secondary carcinomas.
कि कैंसर बॉडी में किसी और ऑर्गन का हुआ और उसकी मेटास्टैटिक जो थी, आप ये समझ लो कि मेट्स उसके जो थे, उसकी जो कार्सिनोमेटस जो स्प्रेड था या जो ट्यूमर सेल्स थे वो जब बोन में आके स्प्रेड हो जाते हैं तो वो भी एक सीरियस कंडीशन है और इट कैन ऑल्सो लीड टू बैक पेन. तो दीज आर द सीरियस डिजीजेस ऑफ बैक पेन. Now another important thing is cauda equina, herniated disc compressing cauda equina, and it can lead to urinary incontinence, urinary retention, and also bowel habits जो हैं disturb हो जाती हैं. ठीक है. Cauda equina syndrome for diagnosis of बच्चों लेक्चर नजर आ रहा है सबको? यस मैम आ रहे. Cauda equina syndrome, for diagnosis of cauda equina syndrome, one or more of the following must be present. आपने अगर कॉडा इक्विना सिंड्रोम को डायग्नोज करना है तो आपने किस तरह डायग्नोज करना है? या तो ब्लैडर और बाउल डिस्फंक्शन होंगे उस पेशेंट को, रिड्यूस सेंसेशन होंगी सैडल एरिया में, लोअर बैक पे, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होंगे उस पेशेंट को विद पॉसिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इन द लोअर बैक. ठीक है. तो दीज आर ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स, दीज आर ऑल द डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज टू डायग्नोज अ कॉडा इक्विना सिंड्रोम. ठीक है. जब भी कॉडा इक्विना सिंड्रोम होगा उसमें क्या होगा? बाउल और ब्लैडर हैबिट्स जो है वो डिस्टर्ब होंगी, रिड्यूस सेंसेशन सैडल एरिया पे, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होंगे. तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डायग्नोज CES. ठीक है. नाउ व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी डिजीज है जो कि क्रॉनिक डिजीज है, मस्कुलोस्केलेटल एक्स एंड पेन्स करती है. पूरी बॉडी में पेशेंट को फटीग फील होती है, टेंडरनेस फील होती है, सॉफ्ट टिश्यूज में स्टिफनेस हो जाती है, मसल्स में पेन, एक्स होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है. ठीक है. अब ये ऐसी डिजीज है कि जो मेरा ख्याल है अगर जो भी पढ़ेगा तो वो ये समझेगा कि हर एक को फाइब्रोमाइल्जिया ही है या मुझे ही है ये फाइब्रोमाइल्जिया. ठीक है. तो दिस इज अ क्लिनिकल स्टेट ऑफ क्रॉनिक वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल एक्स एंड पेन, स्टिफनेस, सॉफ्ट टिश्यू टेंडरनेस, जर्नल फटीग एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस. ठीक है. कॉमन साइट्स जो होती हैं फाइब्रोमाइल्जियास की, दे आर नेक, बैक, शोल्डर्स, पेल्विक गर्डल एंड लिम्स, बट एनी बॉडी पार्ट मे बी इन्वॉल्व. ठीक है. 3 to 6% of population are suffering from fibromyalgia, and it mostly affects the females than males. Symptoms of fibromyalgia जो है central nervous system में headache, sleep disturbances होगी, cognitive impairments, memory impairment, इस तरह musculoskeletal system में fatigue, twitching, urinary symptoms में जो है प्रॉब्लम्स आएंगे. सिस्टमिकली देखा जाए तो पेन, वेट गेन, कोल्ड सिम्टम्स, मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी, और दीज आर ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स. स्टमक्स में नॉजिया फील होता है, वेरियस कंप्लेंट्स. फाइब्रोमाइल्जिया को आप डायग्नोज कैसे करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास 11 to 18 टेंडर पॉइंट्स होते हैं टू डायग्नोज दिस डिजीज. अब वो टेंडर पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं? लोअर सर्वाइकल एरिया में, सेकेंड रिब पे, लैटरल एपिकंडाइल पे, बोथ साइड्स पे आप देखते हो, नी पे, ग्रेटर ट्रोकैंटर पे, ग्लूटियल एरिया पे, सुप्रास्पाइनेटस पे, ट्रेपीजियस मसल पे, ऑक्सीपिट पे. तो दीज आर ऑल द टेंडर पॉइंट्स. अगर आपने फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोज करना है तो यू बेसिकली आइडेंटिफाई दीज टेंडर पॉइंट्स. These tender points are found on both sides of the body and they are found in the neck, shoulders, chest, hips, knees and elbows. ठीक है. और इस तरह से आप डायग्नोज करते हैं. ट्रीटमेंट क्या होता है किसी भी डिजीज का? फाइब्रोमाइल्जिया को भी आप फौरन से पहले ड्रग्स नहीं देते, मेडिसिन नहीं देते. सबसे पहले पेशेंट की फिजिकल थेरेपी करते हैं. पेशेंट की जो कॉज है, आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो. हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री में आप सबसे पहले जो पेशेंट से पूछते हैं कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है, उसका एक्टिविटी कितनी है, उसका कितना ज्यादा बेड रिडन है, वो लाइफस्टाइल उसका पूछ लिया. ईटिंग हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एक्सरसाइज वो करता है या नहीं करता. सबसे पहले आप पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं किसी भी डिजीज में, आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हो. जो कॉज लगता है आपको डिजीज के लिए, डिजीज जो कॉज उसका है, एटियोलॉजी है, एटियोलॉजिकल फैक्टर से पहले आप उनको खत्म करते हो. ठीक है. पेशेंट को एजुकेट करते हो. उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. लाइट मसाज ऑन द मसल्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद फिफ्थ पे जो पॉइंट आता है, दैट आर मेडिकेशंस. मींस के मेडिकेशंस भी आप करते हैं, बट आप पहले एक्सरसाइजेस से, कंजर्वेटिव मैनेज करके, रिलैक्सेशन टेक्निक से, फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स होती हैं, उस तरह से पहले पेशेंट को मैनेज करते हैं. एंड लेटर ऑन आप उसको एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि उसको जाहिर है, उसको अगर स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, एंटी सीजर्स दी जाती हैं. अगर किसी पेशेंट को मसल ट्विचिंग होती है, ठीक है, मसल इस तरह ट्विच करते हैं,
जैसे होती है ना एबनॉर्मल मसल मूवमेंट्स होती है, आंख फड़क रही है, ठीक है, या कोई मसल है जिसकी, जैसे कोरिया और एथरोसिस शायद आपने पढ़ा हो, ठीक है, जिसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं। इसी तरह अगर पेशेंट को मसल स्टिफनेस है तो मसल रिलैक्सेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेन रिलीवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ देयर इज पेन, ठीक है। स्लीपिंग एड्स में हेड मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है वो पेशेंट को बुक रीडिंग का कह सकते हैं, आप जो है वो एक्टिविटी का कह सकते हैं, वॉक का कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो नींद आ जाए। डिवाइसेस होती हैं कुछ हेड मसाज की, ठीक है, तो दीज आर ऑल स्लीपिंग एड्स। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सपोर्टिव थेरेपी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now natural history most acute episodes settle within 4 to 6 weeks. Fibromyalgia जो है 4 to 6 weeks में खुद ही से सेटल हो जाते हैं, ठीक है। सिम्टोमेटिक रिलीफ आप देते हैं फर्स्ट 6 वीक्स के लिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होती है, जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी ट्रीटमेंट दे दें। पेन है, पेन किलर्स दे दें, मसल रिलैक्सेंट्स दे दें फॉर स्टिफनेस, ट्विचिंग के लिए एंटी सीजर्स दे दें, नींद के लिए स्लीपिंग डिवाइसेस दे दें, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप देंगे फिर फर्स्ट 6 वीक्स के लिए। अगर इन्वॉल्वमेंट है ब्लैडर की, एनल कैनाल की और अदर सिवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तो आप इमरजेंसी के तौर पर डील करते हैं और ट्रीट करते हैं इमीडिएटली। इन्वेस्टिगेशंस में जो फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है, दैट इज एमआरआई। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। हर्निएटेड डिस्क को अगर आपने देखना है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स हुई हुई है, हर्निएशन हुई हुई है, तो वो एक्सरे पे नजर नहीं आएगा। एक्सरे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, बट एक्सरे सिर्फ आपको एक्सक्लूड करेगा किसी भी किस्म का फ्रैक्चर। अगर कोई फ्रैक्चर है तो वो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज हर्निएटेड डिस्क, ठीक है, इज एमआरआई। तो एमआरआई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आप करते हैं, वेट लिफ्टिंग मना कर दें, हैंडलिंग मेथड्स, बेड रेस्ट, फिजियोथेरेपी टेक्निक से सब आपने एडवाइस कर दी, मेडिसिन भी एडवाइस कर दी। सर्जरी आप तब इंडिकेट करते हैं जब पेशेंट को जो है वो एक्यूट सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स हो गया है और ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो गई, यूरिनरी ब्लैडर के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल वीकनेसेस हो गई हैं, तो आपने क्या करना है, लैमिनोटमी और लैमिनेक्टमी। जिस साइट पे जिस जगह पे वर्टिब्रा, ये दिस इज द लैमिना, जहां पे कंप्रेशन हो रही है नर्व की, उस साइड पे आपने उस लैमिना को जो है वो रिमूव कर देना है, ठीक है। लैमिनेक्टमी कर देनी है या फिर लैमिनोटमी, वहां पे स्पेस एक बना देनी है, ठीक है, ताकि जो नर्व कंप्रेशन है वो ना हो और उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर के, बाउल के, वो ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा होता है जब आप सर्जिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं, पेशेंट 4 to 6 वीक्स में बैक टू वर्क चला जाता है। 90% केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती, ओनली 5% पेशेंट्स में जो है सर्जरी की जाती है, लैमिनोटमी, लैमिनेक्टमी, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट बैक पेन। बैक पेन जो है वो एक जर्नल सा लेक्चर है, इसको आपने पढ़ना है। कॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रोमाइल्जियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं अपलोड कर दूंगी एलएमएस पे। और दूसरा ये कि बुक से भी आपने देख लेना है फाइब्रोमाइल्जिया और बैक पेन, ठीक है बच्चों। जी अटेंडेंस रखवा लें। आमना नाज, आवाज आ रही है बच्चों? अनम फिरदौस, अरूज ज़हरा, अरीज Present, जफर, ma'am. अरीज जफर, अतिया कयूम, Present, ma'am. अवैस खान, दुआ रफीक, फैसल मंजूर, गुलाम मुर्तजा। And Dua Rafiq present. बच्चे आप किधर थे? मेरा माइक नहीं म्यूट अनम्यूट। गुलाम मुर्तजा मुश्ताक, मैम अवैस खान की अटेंडेंस मिस हो गई। ओके। गुले लाला, Present. हफ्सा हनीफ, इकरा बशीर, इस्मा खालिद, Present, ma'am. जवेरिया गुल अमानुल्लाह, Present, ma'am.
जवेरिया डार, Present. ओके, जवेरिया तीक, Ma'am, Jweria Gul present. ठीक है जी। फैसल मंजूर, मंजूर अहमद जी। बच्चे आपने हैंड रेज क्यों किया हुआ है? मंजूर अहमद। ओके, किरण फिरदौस, महनूर आबिद, मलका आलिया, मरियम नाज, प्रेजेंट मैम। मैम मलिका आलिया प्रेजेंट। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मौजम अली, अब आ रही है? यस मैम। मौजम अली, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद हसन प्रेजेंट। और शीन साजिद, Present, ma'am. रगद अब्दुल रहमान, रामिश शौकत, यस मैम। राजिया बतूल, प्रेजेंट मैम। मैम रिमशा फैसल का माइक, मैम फैसल का माइक काम नहीं कर रहा तो उसकी अटेंडेंस लगा दे। मैंने लगा दी है। अच्छा जी, रिमशा रशीद, प्रेजेंट। सबा अरशद, प्रेजेंट मैम। सहर सईद, प्रेजेंट। सवेरा नासिर, प्रेजेंट मैम। सैयदा बिस्मा आमिर, प्रेजेंट। सैयदा दुआ फिजा, प्रेजेंट मैम। तकरीम हमीद सरोही, प्रेजेंट मैम। तहसीन फातिमा, Present, ma'am. फिजा अनवर, प्रेजेंट मैम। उजाला नासिर, प्रेजेंट मैम। उरूज अफजल, उरूज जेब, प्रेजेंट। उस्मा अनवर, Present, ma'am. वजीहा नूर, प्रेजेंट मैम। जिया फातिमा। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बच्चों बताओ। फैसल मंजूर की अटेंडेंस लग मैम गई? वो मेरा इंटरव्यू हो गया था। रीत जफर, यस मैम। आपकी तो लगी हुई है। बच्चे लास्ट में जिस बच्चे का नाम है वो है यहाँ प्रेजेंट? जिया फातिमा। ठीक है जी, ओके, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज।